नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेट का आपका उर्वरक वाला टॉपिक अभी छूटा हुआ था, तो आज की वीडियो में अपन उर्वरक वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। कौन कौन से आपके बेसिक वहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन टॉपिक टू टॉपिक या पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें उर्वरक की, तो देखो उर्वरक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिकली कहाँ बनाया जाता है या जिसका निर्माण कहाँ किया जाता है, कारखानों में किया जाता है। अरे आपने कभी उर्वरक घर पे थोड़ी बनाया, उर्वरक हमेशा कहाँ बनाया जाता है, कारखानों में बनाया जाता है। और इनकी जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, या तो ये किस प्रकार के होंगे, कार्बनिक प्रकार के होंगे या फिर अकार्बनिक होंगे। अब ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि सर उर्वरक हमेशा अकार्बनिक होते हैं, लेकिन ध्यान रखो कुछ उर्वरक कार्बनिक भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे यूरिया आपके एक उदाहरण है जो कार्बनिक है, जबकि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे कैसे हैं, अकार्बनिक उर्वरक हैं। तो उर्वरक ज़्यादातर अकार्बनिक प्रकृति के ही होते हैं, लेकिन यूरिया जैसे कुछ उर्वरक कार्बनिक प्रकृति है। अपन बात करें यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जो कार्बनिक प्रकृति का होता है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है कि ऐसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिनका निर्माण कारखानों में किया जाता है क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। किसको छोड़कर यहाँ अपवाद भी है कुछ। अपवाद के लिए क्या है आपके पास में, जिप्सम और चूना। देखो जिप्सम भी अकार्बनिक है, तो यहाँ पे आपका कार्बनिक और अकार्बनिक वाला तो हो गया सेटिस्फाई। दूसरा क्या होता है, जिप्सम को भी कारखानों में या चूने को भी कारखानों में बनाया जाता है, तो इस प्रकार तो जिप्सम और चूना भी उर्वरक हो गया। लेकिन उर्वरक की फिर एक और परिभाषा में एक और शब्द जुड़ता है कि यहाँ पे इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करना। पौधों को क्या प्रदान करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जबकि यहाँ पे इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या करता है, मृदा को सुधारने का कार्य होता है, या मृदा को ये क्या करते हैं, सुधारते हैं। तो इनको अपन बोल सकते हैं मृदा सुधारक। तो चूना और जिप्सम आपके क्या है, मृदा सुधारक है, जबकि यूरिया और अमोनियम सल्फेट आपके उर्वरक है। तो कंप्लीट परिभाषा क्या हुई, ऐसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिनका निर्माण कारखानों में किया जाता है तथा इनका मुख्य कार्य पौधों को पोषक तत्व प्रदान करना होता है, उर्वरक कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपकी उर्वरक की कंप्लीट परिभाषा हो चुकी है। अब मुख्य रूप से उर्वरक के प्रकार की बात करें तो आपके 12th के लेवल पे उर्वरक 5 प्रकार के दे रखे हैं। वैसे ये और भी होते हैं, लेकिन आपके 5 प्रकार के दे रखे हैं तो आपके 5 प्रकार ही पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला जो उर्वरक है आपके वो है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, दूसरा था आपके फॉस्फोरस युक्त, तीसरा पोटाश युक्त, चौथा था आपके एकल उर्वरक और पांचवा था आपके जटिल उर्वरक। इन दोनों को अपन शब्दावली में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से अभी अपन इन तीनों को पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। क्या होते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, या किसको नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहते हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। देखो बेटा, नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं। देखो पौधा नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है या अमोनिकल के रूप में ग्रहण करता है। ग्रहण तो ये 2 ही रूपों में करेगा, लेकिन उर्वरक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले बात करें तो अमोनिकल उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, अमोनिया के रूप में पाई जाती है। दूसरा आता है आपके नाइट्रेट युक्त उर्वरक, तीसरा आता है अमोनिकल तथा नाइट्रेट युक्त उर्वरक, और जो चौथा आता है आपका एमाइड युक्त उर्वरक होता है। इनका मतलब क्या है, देखो अमोनिकल उर्वरक का मतलब हो गया
कि ऐसा उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में पाई जाती है अमोनिकल उर्वरक कहलाएगा। ऐसा उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में यानी NO3 के रूप में पाई जाती है क्या कहलाएगा, नाइट्रेट युक्त उर्वरक कहलाएगा। और ऐसा उर्वरक जिसमें दोनों रूपों में पाई जाती है वो अमोनिकल तथा नाइट्रेट युक्त कहलाएगा। और एमाइड रूप यानी NH2 के रूप में जिसमें पाई जाती है वो अमाइड रूप कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अमोनिकल उर्वरक। अमोनिकल उर्वरक की बात करें तो देखो यहाँ पर अमोनिकल उर्वरक की बात कर रहे हो तो देखो अमोनिकल उर्वरक का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन इन उर्वरकों में NH4+ के रूप में रहती है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि मृदा के कण के ऊपर आवेश कौन सा होता है, ऋणावेश होता है। तो ये अपने चारों तरफ किसको आकर्षित करेंगे, किसको अपने चारों तरफ चिपकाएंगे, धन आवेशित कणों को। तो देखो यहाँ पर मृदा के ऊपर ऋण आवेश है, धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो क्या अमोनिया के ऊपर धन आवेश है तो अपन बोल सकते हैं कि अमोनिया है यहाँ पर आकर चिपक जाएगा इसके चारों तरफ। जब अमोनिया यहाँ आकर चिपक गया तो क्या अमोनिया की हानि होगी, क्या नीचे की तरफ जाएगा क्या, तो आंसर होगा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अपन बोल सकते हैं कि अमोनिकल उर्वरकों का जो निक्षालन के फलस्वरूप हानि होती है वो क्या होगी, नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बनता है कि अमोनिकल उर्वरकों की निक्षालन के फलस्वरूप हानि कम होती है। क्यों, क्योंकि अमोनिया के ऊपर प्लस आवेश पाया जाता है और मृदा के ऊपर माइनस आवेश पाया जाता है। तो मृदा के कण धनावेशित अमोनिया के कणों को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और आकर्षित करके इनको चिपकाए रखेंगे। जैसे अपन ने माना कि ये ऋणावेशित कण है मृदा का और इसके चारों तरफ क्या है, अमोनिया के कण हैं। अब देखो इसके ऊपर ऋणावेशित है, ये तो ऋणायनों को तो प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजेगा, लेकिन अमोनिया के कणों को अपनी तरफ खींचेगा और चिपका के रखेगा। जब इससे अमोनिया के कण चिपके हुए हैं तो क्या निक्षालन के फलस्वरूप इनकी हानि होगी क्या, तो अपना आंसर होगा नहीं होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि अमोनिकल उर्वरकों की निक्षालन के फलस्वरूप हानि कम होती है। वहीं पे अगर अपन बात करें नाइट्रेट युक्त उर्वरकों की तो नाइट्रेट में NO3- के रूप में रहता है। इसका मतलब क्या होगा, इनको प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो इसका मतलब हो गया कि इनकी निक्षालन के फलस्वरूप हानि अधिक होती है, यानी इनका निक्षालन अधिक होगा। आ गया होगा आपको समझ में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मृदा के ऊपर ऋणावेश है तो ऋणायनों को दूर भगाएगा और धनायनों को पास लाएगा। धनायनों को पास ला रहा है तो अमोनिकल का अपने पास में ले आया तो इसका मतलब क्या, अमोनिया की हानि नहीं हुई, जबकि नाइट्रेट को दूर भेजा तो नाइट्रेट की हानि होगी। तो अब बताओ कौन सी मृदाओं में अमोनिकल उर्वरकों का प्रयोग करेंगे और कौन से में नाइट्रेट का करेंगे। तो देखो जहाँ पे जल भरा होगा वहाँ पे निक्षालन अधिक होता है, इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रेट की हानि तो ज़्यादा हो जाएगी। तो उस स्थिति में नाइट्रेट युक्त उर्वरक तो प्रयोग में नहीं ला सकते। तो अपन बोल सकते हैं कि जो अमोनिकल उर्वरक होते हैं उनको जलमग्न मृदाओं में काम में लाया जाता है, जबकि नाइट्रेट युक्त उर्वरकों को जलमग्न में काम में नहीं ला सकते हैं। दूसरा, इनकी हानि कौन से रूप में होती है। देखो जैसे ही अमोनिकल उर्वरक होते हैं इनको अधिक तापमान पर डाला जाता है या अधिक तापमान दिया जाता है तो ये वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। इस प्रकार की हानि को बोलते हैं वाष्पीकरण, और इंग्लिश में बोले तो वोलेटाइलाइजेशन। तो अमोनिकल उर्वरकों का वोलेटाइलाइजेशन ज़्यादा होता है, जबकि नाइट्रेट युक्त उर्वरकों की विनाइट्रीकरण के फलस्वरूप हानि ज़्यादा होती है। अगर इंग्लिश में बोले तो डीनाइट्रिफिकेशन और हिंदी में बोले तो विनाइट्रीकरण। तो नाइट्रेट युक्त उर्वरकों की विनाइट्रीकरण तथा निक्षालन के फलस्वरूप अधिक हानि होती है, जबकि अमोनिकल उर्वरकों की वाष्पीकरण या फिर वोलेटाइलाइजेशन के फलस्वरूप अधिक हानि होती है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान में रखना है, बाकी सब चीज़ें आपको नॉर्मल आ जाएगी। कैसे पता लगा आपको इनके ऊपर कौन सा आवेश है, उस आवेश से आपने सब कुछ पता लगा ली। अब देखो यहाँ पे इससे आगे जैसे जैसे आगे चलते हैं वैसे अपन बात करेंगे अमोनिकल तथा नाइट्रेट युक्त उर्वरक। तीसरे प्रकार के उर्वरक हैं जो दोनों प्रकृति के होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि इन उर्वरकों में कुछ गुण अमोनिकल के होंगे, कुछ गुण नाइट्रेट वाले होंगे। तो मतलब दोनों के गुण होंगे तो अपने को इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चौथा जो लास्ट आपका एमाइड युक्त उर्वरक। एमाइड युक्त उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जो उर्वरक सामान्यतः
आपके कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। जैसे इसके उदाहरण है यूरिया, और पढ़ने पढ़ा था स्टार्ट में कि यूरिया क्या होता है, एक कार्बनिक उर्वरक है। दूसरा इसका होता है कैल्शियम साइनामाइड। अब यहां से इनकी प्रकृति की ओर बात कर लेते हैं। देखो अमोनिकल युक्त उर्वरकों में हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब अमोनिकल उर्वरक हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं, हमेशा याद रखना है अमोनिकल उर्वरक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नाइट्रेट युक्त उर्वरक अमोनिकल के जस्ट उल्टे होंगे, तो नाइट्रेट युक्त उर्वरक कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होंगे। अमोनिकल हमेशा अम्लीय होंगे, ऐसे अमोनिकल और ऐसे अम्लीय याद रख लेना, ए से अमोनिकल और ए से अम्लीय, ठीक है या इंग्लिश से बोलते हो अमोनिकल और एसिडिक, तो ऐसे अमोनिकल और ऐसे एसिडिक होता है। अमोनिकल उर्वरक हमेशा अम्लीय प्रकृति के होंगे, तो आपके नाइट्रेट वाले जस्ट अपोजिट क्षारीय के होंगे। जो आपके अमोनिकल नाइट्रेट वाले हैं ये निर्भर करेंगे कितनी मात्रा में अमोनिया है और कितनी मात्रा में नाइट्रेट है, तो यहाँ पे इसके ऊपर ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। एमाइड युक्त उर्वरकों में बात करें तो एमाइड युक्त उर्वरक दोनों प्रकृति के होते हैं। यूरिया अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि कैल्शियम साइनामाइड क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे हर एक उर्वरक या तो अम्लीय प्रकृति का होता है या फिर क्षारीय प्रकृति का होता है। एकमात्र उर्वरक को छोड़कर केल, जो अपना बात करते हैं अपन बोलते हैं जिसको केन खाद या किसान खाद या सोना खाद बोलते हैं, केन बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसकी फुल फॉर्म है। तो केन ऐसी एक उर्वरक है जो उदासीन प्रकृति की होती है, बाकी सारे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या तो अम्लीय प्रकृति के होंगे या क्षारीय प्रकृति के होंगे। आपको याद करना है केवल इस चीज़ से कि ऐसे अमोनिकल और ऐसे अम्लीय, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे। बचा हुआ नाइट्रेट क्षारीय हो गया, अमोनिकल नाइट्रेट दोनों हो गया, और एमाइड वाले में यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड है। अब इनमें पोषक तत्वों की मात्रा देख लेते हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक 4 प्रकृति के अपन ने पढ़े थे, अमोनिकल, नाइट्रेट युक्त, अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों रूप वाले, और एमाइड रूप वाले। एमाइड में आपके 2 ही उर्वरक थे जिनको अपन ने देख लिया था। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें अमोनिकल उर्वरकों की, तो अमोनिकल उर्वरकों में जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया। देखो अमोनियम सल्फेट की बात करें तो अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है और 24% इसमें सल्फर पाया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन सल्फर का पूछा जाता है, ना कि नाइट्रोजन का। अमोनियम सल्फेट में सल्फर कितनी पाई जाती है, 24% पाई जाती है। वहीं पे नाइट्रोजन की बात करें तो 20.6% पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें प्राथमिक से ज़्यादा द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये अमोनियम सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक NPK है और द्वितीयक CaMgS है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन तो 20.6% ही है, लेकिन द्वितीयक सल्फर कितना है, 24%। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें प्राथमिक से ज़्यादा द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पूछा जाता है, इसलिए बता रहे हैं। अमोनियम फॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे 20% नाइट्रोजन होती है और 20% ही P2O5 होती है। फॉस्फोरस किस रूप में होती है, P2O5 के रूप में। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में होती है। जेट में भी ये BHU वगैरह में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस साल, जो आपके ग्रेजुएट वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, उनके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉस्फोरस को किस रूप में लिया जाता है, तो P2O5 के रूप में लिया जाता है। सेकेंड आपका नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रेट रूप में अपन बात करें तो नाइट्रेट के उदाहरण हैं आपके सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो देखो S से सोडियम आता है और S से 16%, तो इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में होती है और कितनी होती है, 16% होती है। कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट में होती है 15.5%, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करें, जैसे इसमें और उदाहरण लेना चाहिए तो यहाँ पे और आ सकता है अमोनिकल का, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड में 25% नाइट्रोजन होती है। तो उदाहरण और भी हो सकते हैं, अपन कुछ मुख्य उदाहरण लेने वाले, हर एक उदाहरण नहीं लेने वाले। सोडियम नाइट्रेट में आपको पता है, देखो सोडियम नाइट्रेट है
तो यहाँ पे सोडियम भी क्षारीय प्रकृति का होता है, नाइट्रेट भी क्षारीय प्रकृति का होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक हैं वो ज़्यादातर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैल्शियम भी क्षारीय मृदाओं में ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि ये भी देखो आपके सारे नाइट्रेट युक्त उर्वरकों के कैटेगरी या श्रेणी में आ रहे हैं। थर्ड अपन बात करें अमोनिकल तथा नाइट्रेट दोनों रूपों में पाए जाने वाले, तो अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों रूपों में पाए जाने वाले उर्वरकों में उदाहरण की बात करें तो जैसे अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, यहाँ पे देखो अमोनिया भी है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, तो अमोनिकल रूप में भी है और नाइट्रेट रूप में भी है, दोनों रूपों में है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन होती है वो 26% होती है आपके 26%। सेकेंड बात करें केन, देखो केन एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो उदासीन उर्वरक अपन ने पढ़ा था अभी, और केन के जो दूसरे नाम है वो कौन से हैं, किसान खाद हो गया आपका, सोना खाद हो गया, ठीक है, किसान का मित्र हो गया। क्यों? क्योंकि उदासीन प्रकृति का होता है, तो किसान को इससे बहुत फल मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। जैसे अपन बात करें अगर कोई अम्लीय उर्वरक को प्रयोग करेंगे तो उससे मृदा भी अम्लीय हो जाएगी, और सारे उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो मृदा भी क्षारीय हो जाएगी। तो जो किसान होगा उसको हर साल मृदा को सुधारने के लिए मृदा सुधारकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जहाँ पे उसको अधिक पैसा देना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे अगर उर्वरक ही उदासीन है तो अब क्या होगा, मृदा अपने आप धीरे धीरे उदासीन होती चली जाएगी। इससे क्या होगा, जो किसान होगा उसको अधिक पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा और मृदा सुधारकों का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि आपका जो केन है एक उदासीन खाद है, इसी वजह से इसको किसान का मित्र या सोना खाद भी कहते हैं। यहाँ पे अपन बात करें इसमें भी 26% नाइट्रोजन होती है। अब कैसे बनाया था ये चीज़ें अलग है, ठीक है, आपके इतना कोर्स में आती नहीं है तो अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट से इसको बनाया गया था क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट में क्या था, विस्फोटक का गुण ज़्यादा पाया जाता था, तो उसमें चूना मिलाया गया था अमोनियम नाइट्रेट में। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो नया प्रकार का उर्वरक बना था वो केन बना था। अब देखो यहाँ पे आर्द्रताग्राही गुण की बात करते हैं। आर्द्रताग्राही उर्वरक पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सा अधिक आर्द्रताग्राही उर्वरक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो देखो अमोनियम नाइट्रेट ही आता है जिससे इसको बनाया गया था। फिर आता आपका यूरिया, फिर आता है आपका अमोनियम सल्फेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही कौन सा होता है, अमोनियम नाइट्रेट, फिर उससे कम यूरिया, फिर उससे कम अमोनियम सल्फेट। आर्द्रताग्राही का मतलब होगा कि अगर वातावरण में इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये नमी को ग्रहण कर लेते हैं। अब इन उर्वरकों में सबसे ज़्यादा नमी का ग्रहण कौन करेगा, अमोनियम नाइट्रेट। इस वजह से सबसे ज़्यादा विस्फोटक गुण होते हैं इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके विस्फोटक गुण को कम करने के लिए इसमें चूना मिलाया गया था, और चूना मिलाया गया तो इससे एक नया उर्वरक बना जिसको अपन ने केन नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, आपको कुछ चीज़ें बहुत फास्ट लग रही हो, बहुत स्पीड में करवा रहे हैं। वैसे जो उर्वरक वाला ये चैप्टर होता है नॉर्मल क्लासों में लगभग 7 से 8 घंटे की क्लास होती है, या 7-8 दिन लगभग क्लास लगती है, तब जाके कंप्लीट होता है। लेकिन आपके 1 घंटे में करवाना है तो थोड़ा फास्ट लेना पड़ रहा है। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो 2 बार या 3 बार देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें अपन फास्ट भी ले रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं हर एक चीज़ को, ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वही चीज़ कवर करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है चौथा, एमाइड युक्त उर्वरक। एमाइड युक्त उर्वरकों में अपन ने पढ़ा था अभी कि यूरिया होता है वो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, और 46% इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। वहीं पे कैल्शियम साइनेमाइड की बात करें तो कैल्शियम साइनेमाइड में 21% नाइट्रोजन होती है। कि आप ये कंप्लीट नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो दूसरे आपके जो उर्वरक आते हैं वो आते हैं फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। सेकंड आपके आते हैं फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों का मतलब हो गया ऐसे उर्वरक जो मृदा में फॉस्फोरस प्रदान करते हैं या फॉस्फोरस उपलब्ध करवाते हैं, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक कहलाएंगे। फॉस्फोरस जो उर्वरक देते हैं वो किस रूप में होती है, P2O5 के रूप में होती है। यही क्वेश्चन आया था, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, हिंदी में बोले तो फॉस्फोरस
पेंटा ऑक्साइड या फिर डाइफॉस्फेट पेंटा ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 अणु फॉस्फोरस के और 5 अणु ऑक्सीजन के, तो डाइफॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड या फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड सिंपली इसको बोला जाता है। अब देखो फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों की बात कर रहे हैं तो बेसिकली 3 प्रकार के फॉस्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया जल विलय फॉस्फोरस युक्त उर्वरक या जल विलय सिंपली। दूसरा आता है सिट्रिक अम्ल विलय, और जल अविलय। तीसरा आता है जल तथा सिट्रिक अम्ल में अविलय। यहां पे देखो फर्स्ट आपका आता है जल विलय, सेकंड आता है सिट्रिक अम्ल में विलय परंतु जल में अविलय, और थर्ड आता है जल तथा सिट्रिक अम्ल दोनों में अविलय। यानी ऐसे उर्वरक की बात कर रहे हैं जो जल में घुल भी रहे हैं और जल में नहीं भी घुल रहे हैं, फॉस्फोरस के उदाहरण हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि सबसे पहला वाला उर्वरक जल में घुल रहा है और जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं इसकी घुलनशीलता कम होती जा रही है, और घुलनशीलता कम होने का कारण क्या है कि यहाँ पे ये कठोर होते जा रहे हैं, और क्या वजह है इनकी बारे में बाद में बात करेंगे। कौन सा इनमें आयन बढ़ता है इनके बारे में बात करेंगे। देखो ये जल में घुल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जल में घुल रहा है तो ये हर एक चीज में घुलेगा, ये अम्ल में भी घुलेगा, ये क्षार में भी घुलेगा, सब चीजों में घुलेगा। दूसरे की बात करें कि ये जल में तो नहीं घुल रहा लेकिन अम्ल में घुल रहा है, और तीसरे की बात करें ये जल में भी नहीं घुल रहा और अम्ल में भी नहीं घुल रहा। और कौन से अम्ल की बात कर रहे हैं? सिट्रिक अम्ल, जिसका घोल कितने प्रतिशत का बनाते हैं? 2% के घोल की बात कर रहे हैं अपन। तो ये घुलेगा किसमें? अगर ये जल और सिट्रिक अम्ल में अविलय है तो ये खनिज अम्लों में घुलता है, सिट्रिक अम्ल में नहीं घुलता है। जनरली अपन साधारणतः देखते हैं कि जैसे भी किसी विलयन में अम्ल मिला दिया जाता है तो उसकी जो घोलक क्षमता होती है, घुलनशीलता की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो अम्ल मिलने पर या अम्ल की जो घोलक क्षमता होती है वो साधारण जल से अधिक मानी जाती है। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि जल में नहीं घुल रहा है तो अम्ल में घुल के देखा। देखो ये जल में घुल गया तो अम्ल में घोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये जो जल में घुल रहा वो तो अम्ल में घुल ही जाएगा। दूसरा जल में नहीं घुला तो उसको अम्ल में घोल के देखा, अम्ल में घुल गया। तीसरा जल और अम्ल दोनों में नहीं घुला। जो पहले वाला आता है इसका नाम है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। जो दूसरा सिट्रिक अम्ल में विलय तथा जल में अविलय, इसको बोलते हैं अपन डाई कैल्शियम फॉस्फेट। और तीसरा जो जल तथा सिट्रिक अम्ल दोनों में अविलय है इसको बोला जाता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। यानी अपन बोल सकते हैं कि पहले वाले में 1 कैल्शियम था, दूसरे वाले में 2 कैल्शियम है, तीसरे वाले में 3 कैल्शियम है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। यानी अपन बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे तरीके से अपन बोल सकते हैं कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जो घुलनशीलता होती है उर्वरक की वो क्या होती चली जाती है, या विलयता क्या होती है? कम होती चली जाती है। कारण क्या है? क्योंकि कैल्शियम एक क्या करता है, इसकी घोलक क्षमता को कम करता है। कारण क्या है? क्योंकि कैल्शियम एक हार्ड मिनरल में आता है जो क्या करता है, धीरे धीरे जल के साथ मिलकर जल को कठोर बनाता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उर्वरक होगा उसमें घुलना बंद हो जाएगा। अब देखो जल में विलय उर्वरक पहला वाला है, जो जल में घुल रहा है उसको जल विलय उर्वरक के नाम से जानते हैं, और इस जल विलय उर्वरक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से आपके पास में? सबसे पहला एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, दूसरा आता है डीएसपी डबल सुपर फॉस्फेट, तीसरा आता है टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसके अलावा मोनो अमोनियम फॉस्फेट MAP, इसके अलावा DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। जो ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं वो सारे इसी के उदाहरण हैं। एसएसपी की बात करें तो एसएसपी में अपन बात कर रहे हैं 12% तो होता है सल्फर, पूछा जाता है सल्फर कितना होता है? 12%। 16% होता है फॉस्फोरस, किस रूप में? P2O5 के रूप में, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में। और आपका 18 से 21% क्या होता है? कैल्शियम होता है, और कुछ मात्रा में मैग्नीशियम भी यहाँ पे पाया जाता है।
तो अपन बोल सकते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर तीनों क्या है, गौण पोषक तत्व है या फिर द्वितीयक पोषक तत्व है। तो ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें सभी द्वितीयक या गौण पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो उसका उदाहरण आपके पास में क्या है, एसएसपी। एसएसपी एकमात्र ऐसा उर्वरक है जिसमें तीनों द्वितीयक या गौण पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस किस रूप में पाया जाता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सल्फर भी पाया जाता है जो 12% होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम की, तो कैल्शियम 18 से 21% पाया जाता है। अब दूसरा उर्वरक है आपका डीएसपी, डबल सुपर फॉस्फेट, यानी फॉस्फोरस जस्ट डबल कर दो, वहाँ पे कितना था 16% था, तो यहाँ पर कितना कर दो 32% कर दो। तीसरे की बात करेंगे अपन, तो तीसरा है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, तो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में 3 गुना कर दो 48%। तो यहाँ पे हो गया आपके पास में 32%, यहाँ पे हो गया 48%। अब बात करें मोनो अमोनियम फॉस्फेट। अब देखो मोनो अमोनियम और डाई अमोनियम, इसका मतलब अमोनिया है तो अमोनिया है तो नाइट्रोजन भी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन 11% होती है और फॉस्फोरस 52% होती है जबकि कुछ और बताते हैं 48 से 52% तक भी होती है। फॉस्फोरस हमेशा किस रूप में होगी, P2O5 के रूप में। डीएपी में बात करें तो यहाँ पे 18% फॉस्फोरस होती है, सॉरी नाइट्रोजन होती है, और 46% क्या होती है, P2O5 होती है। तो यहाँ पे देखो मोनो अमोनियम फॉस्फेट, यानी मोनो का मतलब एक और अमोनियम का मतलब अमोनिया, एक अमोनिया पाई जाती है तो 11% की, और 2 अमोनिया होगी तो आपके पास में 18% होगी। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके कि कौन से में कितना प्रतिशत फॉस्फोरस होता है। ज़्यादा जो आंसर पूछे जाएंगे आपसे वो एसएसपी और डीएसपी के पूछे जाएंगे, एमएपी या फिर डीएसपी और टीएसपी के इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, तो वो आएगा आपके एसएसपी। अब दूसरा अपन बात करते हैं सिट्रिक अम्ल में विलय तथा जल में अविलय। ऐसे उर्वरक जो सिट्रिक अम्ल में तो विलय हैं परंतु जल में अविलय हैं, तो ऐसे उर्वरकों के उदाहरण हैं। पहला उदाहरण आ जाता है आपका रेनेनिया फॉस्फेट। दूसरा जो उदाहरण आता है आपका वो आता है आपके पास में बेसिक स्लैग। रेनेनिया फॉस्फेट में 23 से 26% तक फॉस्फोरस होता है P2O5 के रूप में, और वहीं पे बेसिक स्लैग की बात करें तो बेसिक स्लैग में आपके होता है 14 से 18% तक P2O5। ज़्यादातर इनमें फॉस्फोरस कंटेंट को पूछा जाता है, रेनेनिया फॉस्फेट का, बेसिक स्लैग का नहीं पूछा जाता इतना। तो आपको क्या करना है, इनमें फॉस्फोरस कंटेंट याद करना है और कौन सी श्रेणी का ये है। थर्ड बात करें जल और सिट्रिक अम्ल में अविलय यानी अधिक कठोर वाले की बात कर रहे हैं तो इसमें आता है रॉक फॉस्फेट, जिसमें 20 से 40% तक क्या होता है, फॉस्फोरस होता है P2O5 के रूप में। अब इसके अलावा हड्डियों का चूरा भी आता है, तो इसमें कितनी होती है आपके 20 से 25% तक क्या होती है, P2O5 होती है, और ये 20 से 30% तक भी जाती है। ये डिपेंड करती है वाष्पित है या फिर हड्डियों का केवल सिंपल चूर्ण है। अगर वाष्पित की बात करते हैं तो वाष्पित में आपके क्या होता है, नाइट्रोजन थोड़ा कम हो जाता है, फॉस्फोरस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर वाष्पित की बात करेंगे तो वाष्पित में कितना हो जाएगा, 1 से 2% तक नाइट्रोजन हो जाएगा, और आपका 25 से 30% तक आपके क्या चला जाएगा, P2O5 चला जाएगा। लेकिन अगर सिंपल हड्डियों का चूरा है तो 3 से 4% तक नाइट्रोजन हो जाती है, और आपका 20 से 25% तक क्या हो जाएगा, P2O5 हो जाएगा। तो यह आपके सिंपली फॉस्फोरस युक्त उर्वरक थे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या आता है कि निम्न में से कौन सा फॉस्फोरस युक्त उर्वरक अम्लीय मृदाओं में प्रयोग में लाया जाता है। तो देखो अपन बात करें सर्वाधिक अम्लीय मृदा में और कम अम्लीय मृदा में, तो देखो ये सर्वाधिक अम्लीय मृदा में प्रयोग में लाते हैं, सर्वाधिक अम्लीय मृदा में, इसको भी अम्लीय मृदा में ही प्रयोग में लाते हैं, और जल में विलय वाले को उदासीन तथा क्षारीय मृदा में प्रयोग में लाते हैं।
इनको उदासीन में भी लाएंगे और क्षारीय मृदा में लाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है अम्लीय मृदा का, निम्न में से कौन सा उर्वरक अम्लीय मृदा में प्रयोग में लाया जाता है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है रॉक फॉस्फेट। तो आपको क्या करना है, रॉक फॉस्फेट राइट आंसर करना है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट को अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो खुद का गुण होता है वो क्षारीय गुण होता है, इसलिए इसको अम्लीय में लाएंगे, जबकि जिनका अम्लीय होगा उसको क्षारीय में प्रयोग में लाए जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से रिवाइज करके इसको एक बार देख लेना, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तीसरा जो आपके उर्वरक है वो है पोटाश युक्त उर्वरक। पोटाश युक्त उर्वरक की बात करें तो ऐसा उर्वरक जिसमें पोटेशियम पाया जाता है पोटाश युक्त उर्वरक कहलाता है। अब यहाँ पे देखो पोटाश युक्त उर्वरक की अपन बात कर रहे हैं तो इनमें पोटेशियम पाया जाएगा। अब दो प्रकार के होते हैं ये भी पोटाश युक्त उर्वरक भी। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्लोराइड युक्त, यानी ऐसे पोटाश युक्त उर्वरक जिनमें क्लोराइड पाया जाता है, और दूसरा आता है क्लोराइड रहित, जिनमें क्लोराइड नहीं पाया जाता। क्लोराइड युक्त पोटाश युक्त उर्वरकों का सबसे अच्छा उदाहरण है MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको KCl कहा जाता है। 60% इसमें क्या होता है? K2 होता है। और भारत में सर्वाधिक क्लोराइड युक्त उर्वरक या फिर MOP ही प्रयोग में लाए जाते हैं। बात हो रही है यहाँ पे पोटाश युक्त उर्वरक की। अगर सिंपल आ गया कि भारत में सर्वाधिक कौन सा उर्वरक प्रयोग में लाया जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका यूरिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पोटाश युक्त सर्वाधिक उर्वरक कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, तो पोटाश युक्त में क्लोराइड युक्त ऑप्शन देगा, या फिर MOP या KCl, दोनों में से कोई भी नाम आपको दे सकता है। कितना प्रतिशत पोटेशियम होता है? 60%। क्लोराइड रहित में बात करें तो यहाँ पे आता है आपका SOP सल्फेट ऑफ पोटाश, जहाँ पे 48 से 50% तक आपके पास में क्या होता है? K2 होता है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है KNO3, जहाँ पे नाइट्रेट तो होती है 13% और 44% क्या होता है आपके पास में? K2 होता है। तो ये नाइट्रेट युक्त उर्वरकों में भी आता है और इसमें भी आता है, याद रखना आपको। अब देखो इन दोनों उर्वरकों में ये क्लोराइड युक्त है, ये क्लोराइड रहित है। क्लोराइड युक्त उर्वरकों का प्रयोग ऐसी फसलों में नहीं किया जाता है जहाँ पे गुणवत्ता प्राथमिक महत्व रखती है, फसलों की गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे तंबाकू की पत्तियों में अगर जलने की गुणवत्ता की बात करें तो क्लोराइड जलने की गुणवत्ता को खराब कर देता है। रेसे वाली फसलों में रेसे की गुणवत्ता को खराब कर देता है। फ्लो वाली फसलों में फ्लो की गुणवत्ता को खराब कर देता है। तो जहाँ पे गुणवत्ता प्राथमिक महत्व रखता है वहाँ पे क्लोराइड रहित उर्वरक यानी SOP और पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जबकि साधारण अगर अपन बात करें सिंपल कोई भी फसल होगी तो क्लोराइड युक्त उर्वरक ही प्रयोग में लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो सस्ते होते हैं और भारत में तो वही प्रयोग में लाए जाएंगे जो सबसे ज़्यादा सस्ते हैं। तो सस्ते होने की वजह से ये ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। जबकि जिनमें गुणवत्ता जैसे तंबाकू हो गया, जैसे कपास हो गया, जैसे जूट हो गया, इनमें इनको प्रयोग में लाते हैं क्लोराइड रहित उर्वरक। तो यहाँ पे आपके मुख्य रूप से तीनों उर्वरक कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कुछ बेसिक इनकी चीज़ों की, इसके अलावा यूरिया की, क्योंकि यूरिया ज़्यादातर पूछा जाता है और यूरिया की कुछ बेसिक चीज़ें अपन देख लेते हैं क्या क्या मेन चीज़ें आती है यूरिया में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके भारत में बात कर ले या फिर विश्व में बात कर ले। भारत और विश्व में जो सर्वप्रथम उर्वरक बनाया गया था वो SSP था, और वर्ल्ड में या विश्व में बात करें तो 1843 में जॉन बी लॉ ने इस उर्वरक को सबसे पहले बनाया था। भारत में बात करें तो भारत में इस उर्वरक को 1906 में बनाया गया था, और कहाँ किससे बनाया गया था? रॉक फॉस्फेट तथा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल जिसको बोलते हैं, उससे बनाया गया था। और अपन बात कर रहे हैं सर्वाधिक भारी धातु पाए जाने वाले उर्वरक की, तो सर्वाधिक भारी धातु भी SSP में पाई जाती है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन SSP से याद रखने। भारत में भी सबसे पहले यही बनाया गया था, विश्व में भी सबसे पहले यही बनाया गया था, और सबसे ज़्यादा भारी धातु भी इसी में पाई जाती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आपको ऑप्शन देगा फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों में सर्वाधिक भारी धातु पाई जाती है, और फॉस्फोरस युक्त में भी अगर SSP दे रखा है तो SSP में सबसे ज़्यादा भारी धातु पाई जाती है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं भारत में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले उर्वरकों की,
तो भारत में सर्वाधिक प्रयोग में यूरिया लाया जाता है। सर्वाधिक कौन सा लाया जाता है? यूरिया। यूरिया की बात कर रहे हैं तो देखो, यूरिया का सर्वप्रथम जो संश्लेषण किया गया था वो किसने किया था? वोहलर ने किया था। इसी वजह से अपन बोल सकते हैं कि यूरिया का वोहलर संश्लेषण, वोहलर नाम के वैज्ञानिक ने यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था। कहाँ से? पेलाग्रा नामक रोगी के मूत्र से। पेलाग्रा रोग था, उस रोगी के जिसको ये रोग था, उस रोगी के मूत्र में किसकी खोज की थी? सर्वप्रथम यूरिया की खोज की गई। भारत में जो यूरिया का संश्लेषण किया जाता है वो हाबर विधि द्वारा किया जाता है, जिसको बाद में संश्लेषण करके हाबर बोस्कस विधि बना दिया। तो हाबर बोस्कस विधि के द्वारा भारत में यूरिया का निर्माण किया जाता है, यूरिया का संश्लेषण किया जाता है। लगभग 85% जो उर्वरक होता है बनाया गया, उसको भारत में प्रयोग में लाया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला उर्वरक है। इसके अलावा अगर यूरिया की और बात करें तो यूरिया का जो जल अपघटन होता है, सिंपल अपन टॉपिक टू टॉपिक बात कर रहे हैं, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे होता है क्या होता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है अपने पास में। यूरिया का जो जल अपघटन होता है उसमें लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं, लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर यूरिया की कमी आने वाली है तो उससे लगभग 1 सप्ताह पहले ही यूरिया डाल देना चाहिए, क्योंकि यूरिया के जल अपघटन में लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं। इसके अलावा बात करें कि जब यूरिया का अपन बात करें जब यूरिया का निर्माण होता है तो अधिक ताप और दाब की स्थिति में अगर यूरिया के सूत्र की बात करें तो क्या होता है? NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। तो यहाँ पर अगर अधिक ताप और दाब पर यूरिया बनाया जाता है और उस स्थिति में अगर 2 अणु आपस में मिल जाते हैं, उस स्थिति में क्या होता है? बाईयूरेट का निर्माण होता है। और ये बाईयूरेट फसलों के लिए हानिकारक होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो बाईयूरेट की मात्रा है वो 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1.5% से कम है तो सुरक्षित है, और अगर 1.5% से अधिक हो गई तो उस स्थिति में ये हानिकारक बन जाएगा। कैसे बनता है बाईयूरेट की बात करें तो देखो, 2 अणु ले लिए अपन ने। सबसे पहले NH2, तो अपन ने क्या कर दिया? यहाँ पे लगा दिए 2 हाइड्रोजन, ठीक है, CO, फिर NH2। यहाँ पे भी सेम अपन ने ले लिया, 2 अणु ले लिए। जब इनकी क्रिया करवाई जाती है या अधिक ताप और दाब पर, तो यहाँ पे क्या होगा? एक NH3 का अणु बाहर निकल जाएगा। अब ये NH3 का अणु बाहर निकला तो ये बचा हुआ जो होगा वो आपस में जुड़ जाएगा। तो देखो, बचा हुआ आपस में जुड़कर क्या बना लेगा? यहाँ पर क्या हो गया? देखो, NH2 बच गया, फिर ये CO आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा? NH, ये तो पूरा बाहर निकल ही गया। फिर क्या बच गया आपके पास में? CO और NH2। इसी को अपन बोलते हैं बाईयूरेट। और बाहर क्या निकल गया? एक NH3 का अणु जो यहाँ से बाहर निकला था। इसी को अपन क्या नाम देते हैं? बाईयूरेट। इस बाईयूरेट की मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पानी छिड़काव कर रहे हो, टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो, उस स्थिति में इसकी मात्रा 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इससे अधिक हो गई तो ये फसलों के लिए हानिकारक है। यूरिया का जो साधारणतः घोल बनाया जाता है पानी छिड़काव के लिए, उसमें यूरिया की मात्रा बात करें तो यूरिया की मात्रा होती है 2 से 5%। 2 से 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से 5% के बीच में रखते हैं। बाईयूरेट की मात्रा यूरिया में, घोल की बात नहीं कर रहे, यूरिया में 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और पानी छिड़काव करते समय उस यूरिया में 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ घोल की बात नहीं कर रहे। घोल तो अपन 2 से 5% का ही बनाएंगे तो घोल में तो कम होगी, लेकिन उस यूरिया की बात कर रहे हैं कि आपने 100 किलोग्राम यूरिया लिया है तो 100 किलोग्राम यूरिया में 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इधर पानी छिड़काव के समय 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यूरिया का घोल 2 से 5% का बनाया जाता है, जबकि जब सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है तो यहाँ पर जो घोल बनाया जाता है वो 0.5% का घोल बनाया जाता है। यूरिया की बात कर रहे हैं तो यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जो भारत में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में। और फॉस्फोरस और पोटास युक्त उर्वरकों की बात करें तो यहाँ पे अगर ओवरऑल की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूरिया होता है। फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों में बात करें तो राजस्थान में DAP सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है।
और भारत में एसएसपी सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। पोटाश युक्त उर्वरकों की बात करें तो वहाँ पे आपको बता दिया था KCl, जिसको MOP नाम दिया जाता है। MOP सर्वाधिक भारत में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों की मेन चीज़ें थी जो अपन ने कवर कर ली है। आई होप आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके कुछ शब्दावली की जो इन्हीं उर्वरकों से संबंधित है। या उर्वरकों में एक चीज़ और है कि यहाँ पे नमी की मात्रा की भी देखी जाती है कि नमी क्या होती है, एक हानिकारक, बोल सकते हैं हानिकारक चीज़ है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नमी की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उर्वरक की गुणवत्ता खराब होती चली जाएगी। जैसे अगर यूरिया में नमी आ जाती है या यूरिया क्या करता है, जब खुला रह जाता है बाहर से आर्द्रता ग्रहण कर लेता है तो ढेले बना लेता है। फिर उस यूरिया की जो अपन बात करें छिड़काव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो नमी एक हानिकारक चीज़ है। अब अगर आपको पूछा जाता है कि कौन से उर्वरक में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अधिकतम इससे ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतम नमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अधिकतम नमी में लगभग सभी उर्वरकों में अधिकतम नमी 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 1% से कम ही नमी की मात्रा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की अपन बात करेंगे, 1% के अलावा और ऑप्शन कौन कौन से आएंगे। देखो एसएसपी की बात करें, आपको कुछ उर्वरक याद करने हैं। एसएसपी में 1.2% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। एमओपी की बात करें तो 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसओपी की बात करें, सल्फेट और पोटाश की बात करें तो 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 3 उर्वरक आपको याद करने हैं, बाकी सब में 1% कर देना है। एसएसपी में 1.2%, एमओपी में 0.5%, एसओपी में 1.5%, बाकी सभी उर्वरकों में 1% से कम नमी की मात्रा होनी चाहिए। अब दूसरा अपन ने पढ़ा था एक चीज़ यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम पहले कि जो फॉस्फोरस होता है उसको P2O5 में लेते हैं और पोटेशियम को K2O में लेते हैं। फॉस्फोरस को किस में लेते हैं? P2O5 में, और पोटेशियम को K2O में। तो अब बताओ उस स्थिति में आपको अगर P दे रखा है और P2O5 में बदलना है और K दे रखा है K2O5 में बदलना है तो कैसे बदलोगे? तो देखो अगर आपको P दे रखा है और P2O5 पूछा है तो P2O5 बराबर क्या हो जाता है? P × 2.29। और अगर आपको P पूछा है और P2O5 दे रखा है तो P बराबर P2O5 × 0.43। ऐसे अगर अपन बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम में अगर आपको K2O पूछा है और आपको K दे रखा है तो K × 1.20। और अगर आपको एक याद है तो दूसरा कैसे निकालोगे? आप उसको डिवाइड कर देना है जस्ट, ठीक है, उल्टा कर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जैसे आपको बात करें कि अगर आपको पूछा है यहाँ से आप दूसरा नहीं याद करना चाहते तो आपको क्या करना है? आपको एक याद कर लिए। अब देखो आपको P पूछा है तो P बराबर P2O5 / 2.29। और अगर K पूछा आपको तो K बराबर K2O / 1.20। तो सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई भी एक याद कर लो, दूसरा आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ये तो था आपका बेसिक चीज़ है। अब कुछ शब्दावली आपकी और बच गई है, जैसे फीलर पदार्थ क्या होता है, एक तो यही आता है आपका। फीलर पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ होता है जो द्रव्यमान को बढ़ाता है, उसको अपन बोलते हैं फीलर पदार्थ। जैसे अपन बात करें सिंपली कि यूरिया है, इसमें 46% नाइट्रोजन है। इसका मतलब क्या है कि 100 किलोग्राम यूरिया में 46 किलोग्राम नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन 46 किलोग्राम होगी, कितने में? 100 किलोग्राम में। तो 100 - 46 तो 54 किलोग्राम आपके पास में क्या है? वो 54 किलोग्राम आपके पास में क्या है? फीलर पदार्थ। फीलर पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो द्रव्यमान को बढ़ाता है, उस पदार्थ को अपन बोलते हैं फीलर पदार्थ। जैसे अपन ने बात की, दूसरे उर्वरक को ले लेते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की बात करें 20.6% नाइट्रोजन होती है, जिसको अपन ने रफली 21% मान लिया, और 24% आपके पास में क्या है? सल्फर है। तो दोनों को जोड़ लो, 21 और 24% की बात करें अपन तो आपका कितना हो गया? 45% हो गया। 45% आपके पास में पोषक तत्व हो गए, कितने में? 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट में 45% का मतलब हो गया 45 किलोग्राम पोषक तत्व हो गए। तो 100 - 45 बराबर कितने आ गया आपके पास में? 55। तो 55 किलोग्राम आपके पास में क्या आ गया है? फीलर पदार्थ।
फीलर पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो द्रव्यमान को बढ़ाता है, और ऐसे पदार्थ को ही अपन फीलर पदार्थ कहेंगे। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास में जैसे एकल उर्वरक आया था, मिश्रित उर्वरक आता है, जटिल उर्वरक आता है, तो क्या होते हैं ये? जैसे एकल उर्वरक, एकल उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है। प्राथमिक का मतलब क्या हो गया? प्राथमिक किसको बोलते हैं? एनपीके। यानी ऐसा कोई भी उर्वरक जिसमें एनपीके में से कोई एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जा रहा है। यहाँ पे बात ध्यान रखना है, द्वितीयक और तृतीयक को नहीं जोड़ना है, या द्वितीयक और सूक्ष्म को नहीं जोड़ना है। तृतीयक तो वैसे कुछ होता ही नहीं है, सूक्ष्म होते हैं। तो द्वितीयक और सूक्ष्म को नहीं जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना किसको? प्राथमिक को। अगर प्राथमिक एक पोषक तत्व पाया जा रहा है, वो कितनी मात्रा में पाया जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ही पाया जा रहा है तो एकल कहलाएगा, और एक से ज्यादा पाया जा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे जटिल। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं अपन एसएसपी। एसएसपी में अपन ने पढ़ा था 12% सल्फर होता है, 16% फॉस्फोरस होता है, P2O5 होता है, और 18% या 18 से 21% तक कैल्शियम होता है। अब देखो पोषक तत्व तो यहाँ पे 3 है, लेकिन प्राथमिक का मतलब एनपीके। देखो एनपीके में से कौन सा है? ओनली फॉस्फोरस है, क्योंकि सल्फर भी प्राथमिक नहीं है और कैल्शियम भी प्राथमिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक तो आपके पास में एक ही हो गया, तो इसका मतलब एसएसपी क्या हो गया? एक एकल उर्वरक हो गया। एसएसपी क्या है? एकल है। जैसे अब डीएपी की बात करें अपन, डीएपी में 18% क्या है? नाइट्रोजन, और 46% क्या है? P2O5। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और फॉस्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी और फॉस्फोरस भी है, मतलब एक से ज़्यादा है। तो ऐसे उर्वरक जिनमें एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो जटिल उर्वरक कहलाएंगे। तो ये जटिल उर्वरक हो गए। अब ऐसे अपन बात करें जैसे यूरिया, तो यूरिया में क्या है? 46% नाइट्रोजन है, एक ही प्राथमिक पोषक तत्व है, तो यूरिया क्या हो गया? एकल हो गया यूरिया आपके पास में। यानी एकल उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व होता है, जबकि जटिल उर्वरक ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इसके अलावा एक और आता है आपके पास में मिश्रित उर्वरक। क्या होता है मिश्रित उर्वरक? मिश्रित उर्वरक, देखो मिश्रित उर्वरक भी जटिल उर्वरक के जैसा होता है। इसमें भी पोषक तत्व तो एक से अधिक पाए जाते हैं। कौन से? प्राथमिक पोषक तत्व एक से अधिक पाए जाएंगे, लेकिन ये किसान अपने खेत पर मिश्रित करके बनाता है। जटिल उर्वरक कारखानों से बने आते हैं, जैसे डीएपी है, कारखानों से ये 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 का बना हुआ है। लेकिन जैसे किसान ने क्या हुआ, अपने खेत पर यूरिया और एसएसपी को मिला दिया। अब ये भौतिक मिश्रण किसान ने अपने खेत पर तैयार किया है, और खेत पर तैयार करने के बाद इनमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व उपलब्ध हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन आ गया यूरिया से और फॉस्फोरस आ गया एसएसपी से, तो एक से ज़्यादा उर्वरक भी हो गए, या एक से ज़्यादा पोषक तत्व भी हो गए, और इसको किसान ने अपने खेत पर तैयार किया गया। तो इस प्रकार के उर्वरक मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं। मिश्रित उर्वरक किसान अपने खेत पर तैयार करता है, जटिल उर्वरक कारखानों से बने बनाए आते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दोनों में ही एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक तो आपने यहाँ पे यूरिया ले लिया और दूसरा कोई ऐसा पोषक तत्व ले लिया जिसमें कोई प्राथमिक था ही नहीं, जैसे जिंक सल्फेट ले लिया, जैसे बोरेक्स ले लिया, जैसे बोरिक अम्ल ले लिया, अब उनमें प्राथमिक है ही नहीं। तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? उनको मिश्रित उर्वरक नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनमें एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। अब इसके अलावा अगर और बात करें अपन, तो इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें, जैसे उच्च विश्लेषक उर्वरक और न्यून विश्लेषक उर्वरक। उच्च विश्लेषक उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25% से अधिक होती है। उच्च विश्लेषक उर्वरक और न्यून विश्लेषक उर्वरक। उच्च विश्लेषक उर्वरक में प्राथमिक का मतलब एनपीके की मात्रा 25% से अधिक होती है, न्यून विश्लेषक में 25% से कम होती है। तो अगर अपन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों को जोड़ लें तो तीनों में को जोड़ने के बाद में जो मात्रा आएगी वो 25% से अधिक है तो उच्च विश्लेषक है, और 25 से कम है तो न्यून विश्लेषक है। जैसे अपन फिर से एसएसपी को ले लेते हैं। एसएसपी में देखो आपके पास में 12% सल्फर,
16% P2O5 और 18 से 21% कैल्शियम है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या जोड़ना है, एनपीके को जोड़ना है। एनपीके के अलावा जो भी चीज़ उनको नहीं जोड़नी, जैसे सल्फर को नहीं जोड़ना, कैल्शियम को नहीं जोड़ना। तो यहाँ फॉस्फोरस बच गया, 16% है तो फॉस्फोरस 16 हो गया, नाइट्रोजन 0 और पोटेशियम 0। तो 16 0 + 0 = आपके पास में 16 ही आ गया। तो ये क्या है आपका, इससे कम है, इसका मतलब क्या हो गया, वो न्यून विश्लेषक। तो एसएसपी क्या हो गया आपके पास में, एक न्यून विश्लेषक उर्वरक हो गया। अब ऐसे अपन बात करें जैसे डीएपी, तो डीएपी में देखो 18% आपके पास में नाइट्रोजन है और 46% P2O5 है। तो ऐसी चीज़ों में तो आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 46 ही आपके 25 से ज़्यादा हो गए, तो इस सिचुएशन में P2O5 46% है, इसका मतलब 46 और 18 डेफिनेटली 25% से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आपके उच्च विश्लेषक। तो आपके टोटल अगर 25% से ज़्यादा है तो उच्च विश्लेषक और 25 से कम है तो न्यून विश्लेषक। जैसे यूरिया की बात करें तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, 46% डेफिनेटली 25% से ज़्यादा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक उच्च विश्लेषक उर्वरक हो गया। न्यून विश्लेषक उर्वरक में एनपीके हमेशा याद रखना है, एनपीके का टोटल 25% से कम हुआ तो न्यून विश्लेषक और 25% से ज़्यादा हुआ तो उच्च विश्लेषक उर्वरक कहलाएगा। यहाँ तक कि आपके उर्वरक की मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपके उर्वरक में कुछ चीज़ें बची हुई है नहीं वैसे तो, फिर भी अगर कोई बची हुई होती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हो, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम पास आ रही है। पढ़ाई करो अच्छे से। उर्वरक के जितने भी चीज़ें थी, जैसे अब कुछ उर्वरक की और बात कर लेते हैं बेसिकली, जिनमें डायरेक्ट परसेंट पूछता है। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं बोरेक्स की। बोरेक्स में 10.5% बोरोन होता है। बोरिक अम्ल की बात करें तो बोरिक अम्ल में 17% बोरोन होता है। जैसे थायोयूरिया की बात करें तो यहाँ पे 36.8% नाइट्रोजन होता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 38% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको और याद कर लेनी है। जैसे जिंक सल्फेट की बात करें और जिंक सल्फेट हेप्टाइड्रेट जिसमें जल जुड़ा होता है, तो साधारण से जिंक सल्फेट में 35% जिंक होता है, और जहाँ पे जब वाटर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो 26% तक आ जाता है। तो ये कुछ और आपको याद रखने हैं जिनमें आपके बोरोन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, जिंक आ गया, जैसे आयरन भी आता है तो आयरन भी वही 25 और 19% वाला आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कुछ छूट रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपके लिए और बना दूँ एग्ज़ाम से पहले। अगर नहीं भी बना पाया तो आपके पास में अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने जो ऑफिस नंबर है उन पर कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपके रिप्लाई जल्दी से जल्दी दिए जाएंगे। अगर आप वहाँ पे भी नहीं कर सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन के रिप्लाई दिए जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।